गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत धीरे गुड मॉर्निंग, क्या बात है? नहीं मैंने पढ़ने का कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है? थोड़ा सा वार्म अप टाइप का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना? क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हार्ड तो कोई चीज होता नहीं है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, लाइट भी नहीं है तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग। एक टुकड़ा है मेटल का जो 3 इंच लंबा है। कितना लंबा है? 3 इंच। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर? यह कितना सेंटीमीटर होगा? सिंपल सा फंडा है भैया कि इंच को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। तो पहले बताइए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, तो 3 इंच में 3 इंटू 2.54, 3 4 जा 3 बचे, हाथ वाला 1 हाथ में 3 2 जा 7 और 1 8.62 सेंटीमीटर, इतना ही है। हाथ में एक ही था ना जी? 3 2 जा 7 होता है कि 6 होता है? बस 3 इंच इक्वल टू कितना गया? 7.62 सेंटीमीटर। जो बनाए है अच्छी बात है, जो नहीं बनाए उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग में 2 लीटर मिल्क है, ठीक है? उसको बाद में बनाएंगे, उधर लंबा स्पेस लगेगा इसलिए उधर लंबा स्पेस छोड़ दे रहे, ठीक है? हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज? 2 दिन में कितना सेकेंड? 2 दिन में कितना सेकेंड? आराम से। 2 दिन में कितना घंटा? किसी को दिक्कत? 2 दिन में 48 घंटा, ठीक है? अच्छा, अब घंटा तक हम आ चुके हैं। घंटा को आते हैं मिनट में। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 48 घंटा में कितना मिनट? 48 गुना 60 मिनट। 8 6 57 48, हाथ में 4 6 चौके 24 4 कितना मिनट आएगा? हाँ या नहीं? अब देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। नीचे दिख रहा है सबको? तो कितना मिनट में निकालना है? 2880 मिनट में कितना सेकेंड भैया? तो 2880 इंटू 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो पहले बैठा दीजिए प्यार से। 6 थे हाथ में 6 थे 48 4 52 हाथ में 5 6 दूनी 12 12 5 पॉइंट कोमा दीजिए 1,72,800 सेकेंड। किन्हीं को दिक्कत है? दोनों में कोई दिक्कत? देखिए स्टेप वाइज चलिएगा तो कितना आसानी सॉल्व हुआ। कंफ्यूज हो गया, किसको क्या बदले, किसको क्या बदले, किधर किया जाए, उतना कंफ्यूज होना ही नहीं है, आराम से चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 लीटर में कितना मीटर क्यूब? 2 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब? यही निकालना है जी, हाँ या नहीं? शाबाश। 2 लीटर में कितना मीटर क्यूब? पहले ये जानते हैं भैया 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1000 होगा या नहीं? अच्छा,
मान ली होगा 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? शाबाश। हमको तो निकालना था सर मीटर क्यूब में, आप तो निकाल कर रख दिए हैं सेंटीमीटर क्यूब में। कोई बात नहीं बच्चा। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 मीटर। दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब कर दे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा इधर? मीटर क्यूब आ गया, आ गया। इधर कितना हो जाएगा? 100, 200, इतनी होगा क्या? पक्का? देखो भैया मैथ नहीं आता इसलिए पूछ रहे हैं। ज्यादा जी दे दिया, कम दे दिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमको किस में निकालना है? 2000 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। यदि इतना में इतना तो 1 में कितना? 1/1 पे राम 2 3 4 5 6। ठीक, कोई दिक्कत? 1 में इतना तो 2000 में कितना? 1 में 1 2 3 4 5 6 गुना 2000, 3 गो खा गया, कितना आ गया? 2/1000। 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत भारी क्वेश्चन था क्या? हार्ड क्वेश्चन था क्या? चीजों को समझिए, माइंड मेकअप करके चलिए, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को ध्यान दीजिए। हम एक नॉर्मल रिफ्रेशमेंट के लिए इस क्वेश्चन को बताए हैं, ठीक है? कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ना? वार्म अप टाइप का क्वेश्चन था। जैसे कैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो वार्म अप करते हैं, पहले हल्का हल्का काम करते हैं, ठीक है? ये नहीं कि सीधे एकदम एक ही बार दौड़ोगे फुटबॉल लेके तो क्या होगा? पैर में पकड़ देगा, ठीक है? इसलिए हम लोग वार्म अप करते हैं। तो पहले से वार्म अप करोगे तो फिर मालूम चलेगा एक ही बार देगा भारी क्वेश्चन, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए बताइए जल्दी। आगे आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब केमिकली कंबाइन करेंगे। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके यदि कंपाउंड बना रहा है तो वो एक फिक्स रेशियो में बनाएगा। यदि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा, ठीक है? फिक्स रेशियो मतलब निश्चित अनुपात में होगा। निश्चित अनुपात के बारे में बताएं एक बार, है ना? पानी वाला, कहीं कहीं पानी लेकर के आओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? तो अब एक सवाल निकल के आ रहा है कि सर अगर 1:8 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है सर, क्यों हो रहा है? लेकिन कैसे हो रहा है? कैसे कंबाइन कर जा रहा है? कुछ तो नियम कानून होगा। बिना नियम कानून के साइंस थोड़ी होता है ना? तो क्या नियम है? इसके लिए 5 नियम है आपके पास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, गेलोसियस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है? अब 5 लॉ आपको पढ़ना है, ठीक है? कितना पढ़ना है? 5। ये पहला नियम है कि आखिर कैसे कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं तो कुछ तो नियम कानून होगा। तो कंपाउंड के बनने का नियम कानून हम लोग सीख रहे हैं। ओरिजिनल केमिस्ट्री यही से चालू है। अभी तक जो क्लास चला वो आपका एक क्या बोले उसको, वार्म अप टाइप का चीज था, पीछे का चीज को रिवीजन क्लास टाइप का चीज था, ठीक है? तो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? मास चेंज नहीं होना चाहिए। मास चेंज, मास बचा हुआ रहना चाहिए भैया, कंजर्व रहना चाहिए, मास संरक्षित रहना चाहिए, ठीक है? मास का ना ह्रास होगा ना विनाश होगा। मतलब मास का ना आप बना सकते हो, ठीक है, ना उसका ह्रास होगा ना विनाश होगा, ना उसका खत्म होगा। अच्छा कैसे? ये एरो से पहले वाला जो चीज होता है
हम इसे कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और इसके बाद जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद नहीं, उत्पाद, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन होने से पहले जितना मास रखा है अपने पास, रिएक्शन होने के बाद भी उसके पास उतना ही मास रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये वैलिड थोड़ा सा नहीं हो रहा है। पहले 1789 के समय जब ये दिए थे, एंटोनी लावाजियर जब इस चीज को दिए थे, ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लावाजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। 1789 में इस नियम को दिए थे। इनका कहना है मैटर को नाम बना सकते हैं नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, पदार्थ के बारे में जानकारी है सब को? नहीं होगी जानकारी मैटर के बारे? वीडियोस है यूट्यूब में डाला हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को नाम बना सकते हैं नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज से दूसरे में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। याद करने के लिए इसको ऐसे समझिए, प्यार एक चीज होता है, गर्लफ्रेंड एक चीज होती है, एक और चीज होती है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड समझते हो? नहीं समझते हो? शरीफ लोग होंगे, हम लोग समझते हैं भाई, ठीक है। प्यार को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। बस एक गर्लफ्रेंड से दूसरे गर्लफ्रेंड में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो पहले एक एक्स नाम की लड़की थी, इसके पीछे तुम जितना खर्च करता था, जितना भी तुम पैसे को बहा रहे हो, ठीक है, अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, अब वो वहां नहीं करके तुम सारा कैरियर कहाँ बर्बाद करोगे? यहाँ बर्बाद करोगे। सारा पैसा इस वाई लड़की के पास में बर्बाद करोगे, ठीक है। जो गिफ्ट उसे दे दिया करते थे वो गिफ्ट अब इसे दिया करेंगे। तो प्यार मरा? क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ है एक गर्लफ्रेंड से। सेम उसी तरीके से मास को ना, सॉरी, कोई भी जो मैटर है उसको ना बना सकते ना बिगाड़ सकते हैं। मास हमेशा कंजर्व रहता है। रिएक्शन से पहले जितना मास होगा बाद में उतना मास होगा, भले फॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ का कुछ बन जाए अलग बात है, लेकिन मास चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। प्यार चेंज नहीं होना चाहिए, प्यार वही है ना? क्या? चलिए एक क्वेश्चन से देखिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, फिर भी एक देख लो, बड़े जल्दी से। 10 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 मतलब क्या बात है, बहुत तेज हैं आप लोग तो जी। प्रोड्यूसेस 3.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6.2 ग्राम ऑफ CaO मतलब बाबू क्या बात है, बहुत तेज हैं आप लोग। हम लोग तो आप लोग टाइम इतना ज्यादा नहीं करते। प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ कीजिए, जल्दी से इसको प्रूफ कीजिए, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन बोलता है 10 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट ना, क्या 10 ग्राम है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या कर रहा है? 3.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 6.2 ग्राम दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब रिएक्शन से पहले मास ऑफ रिएक्टेंट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ, यही ना पढ़े अभी हम लोग जी।
कि ना तो हम लोग मैटर को बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो मास विल रिमेन सेम, देयर विल नो चेंज इन मास, इजंट इट? ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट एलएचएस लेके बना देंगे इसको, ठीक है। और आरएचएस में क्या क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 3.8 ग्राम। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 6.2 ग्राम। बराबर कितना हो गया? 8 2 10 6 3 और 10 ग्राम आ गया। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ? तो यहां लिख देंगे आप लोग मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को उतारिए जल्दी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 1.5 ग्राम है आपका इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका दिया हुआ 4.4 ग्राम, वाटर दिया हुआ 2.2 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर दोनों बराबर हैं तो भैया मेरा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। यदि बराबर नहीं है तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसका मास पता नहीं है, इसके मास को हमको निकालना पड़ेगा ना। तो इसके मास को निकालने का तरीका पता है? नहीं पता है तो जरा देखिए आप यहाँ पर C2H6 की बात कर रहे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला मास बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, कितना है मास देखिए तो 1.5 ग्राम। फॉर्मूला मास निकालते हैं, निकालने का सीखिए फॉर्मूला मास, आगे सिखाएंगे, डोंट वरी। 2 into C प्लस 6 into H। 2 into कार्बन का एटॉमिक मास याद करने के लिए बोले, याद करके आए हैं? कितना होगा? 12। हाइड्रोजन का शाबाश 12 दूना 24 6। कोई दिक्कत? 15 दूना 1/0.0 इतने गंजे जरा देख लो। पॉइंट 10 फिर छोटा हो गया 0 100 20 25 0.05 ये होगा ना। ठीक है, एटॉमिक मास का काम पड़ेगा बाबू, याद करके नहीं आएगा तो याद करके आइएगा। ठीक है, आइए अब आप समझिए आगे। जल्दी 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 आइए, जल्दी लेट नहीं कीजिए, जल्दी आइए, लेट नहीं कीजिए। और देखिए समझिए इसको। अच्छा हम लोग बैलेंस नहीं किए, बैलेंस कर लेते हैं। 2 कार्बन 1 कार्बन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन उधर 2 हाइड्रोजन। उस दिन किया था, आज भी कर रहे थे, क्या देखे आज करना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 है, इधर 4 और 3 12 हो गया। नहीं होगा, चलिए
हम भी जानते हैं सबको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है 2 मोल है इथेन का। जब 2 मोल है इथेन का, उस समय 7 मोल आपको किसका मिल रहा है? ऑक्सीजन का, ठीक है। समझिए, ये जो 2 मोल है इथेन का तो 7 मोल है ऑक्सीजन का। अगर 1 मोल है इथेन का तो 7/2 मोल है ऑक्सीजन का, हाँ या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग का कितना मोल है इथेन? 0.05 मोल होगा। तब के केस में क्या है? 7/2 इंटू 0.05, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7/5 35/2, 0.175, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? और अगर नहीं काटना चाहते हो तो इसे आप नॉर्मल रहने दो। यहाँ पे कितना आया था? 1/20 आया था, तो 1/20 छोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7/40, क्योंकि आगे फिर कटेगा। चलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि नहीं तो बताइए हमको। नहीं है? तो अब ऑक्सीजन के केस में देखिए, मास ये कितना गया? नंबर ऑफ मोल्स 7/40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्सीजन बटा फॉर्मूला मास ऑफ। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए हमको। अरे है दिक्कत, है या नहीं? नहीं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया अभी हम? 540 बराबर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? वही तो निकालना है ना? मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना? चलो एक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए। फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? कितना होता है जी? फॉर्मूला मास कितना होता है? 15 पॉइंट कितना होता है? 15.999। 16 मान ले। 16 मानेंगे तो 2 ठोक से 16 दूना 32। x बराबर क्या आ जाएगा? 7 गुना 32/40। 4 अठे 4 दहाइए 4 दूना 2 चौके 2 पच्चे 7 चौके 28/5। क्या आ गया ये? मास ऑफ ऑक्सीजन 5 पच्चे 25 3 28 3 5 30 5.6 ग्राम। यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया इसको ऑक्सीजन का? 5.6 ग्राम। अब जरा दोनों को जोड़ के देखते हैं भैया, जोड़िए। 1.6 प्लस 1.5 कितना आता है? 5.6 प्लस 1.5 कितना आएगा? ये देखिए 7.1। इसको जोड़िए 4.4 प्लस 2.2 4 2 6 कैसे गलत आ जाएगा जी? आया तो है गलत सर। हाँ तो गलत बना दिए हैं। 6-5 ग्राम सही लिखे ना जी सबको। 2.7 ग्राम था यहाँ पे। आप गलत लिखे थे क्वेश्चन क्या? 2.7 ग्राम होगा, ठीक है। 7 4 11 1 आइए बराबर। लोग कहने से बात करो। बोल रहे नहीं होगा प्रूफ ना? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला नियम है हम लोग का लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट। फ्रांस के केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रॉस्ट, उन्हीं के द्वारा यह नियम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इनका कहना है भैया he has stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements। क्या बोल रहा है? same proportion of elements by weight।
ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज अभी नहीं पढ़ाए आप लोगों को, अगले क्लास में वो करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे उस चीज को। क्या बात हो रही है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट होगा। जैसे इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है, इसको ऐसे समझिए कि ये एग्जांपल बाद में, पहले इसको इस तरीके से समझिए। आप कहीं से भी लेके आते हैं पानी, आप नल का पानी लाओ, कुआं का पानी लाओ, कहीं का भी पानी लाओ, वो रेशियो हमेशा 1:8 ही रखेगा, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। जैसे कि H2O है 2 और कितना 16 होता है, 2 आप कहीं का भी पानी लेकर के आ जाओ, समुद्र का लाओ, नदी का लाओ, नाला का लाओ, बरसात का लाओ और कहाँ लाओ, कहीं से भी लाओ, कितना होगा, सेम प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे जोसेफ परॉट साहब क्या किए, क्यूपरिक कार्बोनेट के साथ में उसको इस चीज से ना प्रूफ करना चाहे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन से, ठीक है। पहले वो एक नेचुरल सैंपल लिए, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से जो क्यूपरिक कार्बोनेट मिल रहा है उसको लेके देखें और एक लैब में बनाए क्यूपरिक कार्बोनेट, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह से ले लिए, एक नेचुरल ले लिए और एक लैब में बनाए। अच्छा, नेचुरल वाले में देखते हैं कॉपर कितना है भैया, 51.35%। कार्बन का परसेंटेज कितना है बाय वेट, 9.7। ऑक्सीजन का वेट देखे तो 38%। उसके बाद जो लैब में बनाया था, सिंथेटिक सैंपल लिए, जो अपने से बनाया था, जो लैब में बनाया गया था, ठीक है, उसमें भी कॉपर है भैया सेम 51.35। कार्बन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। तो इससे हम लोग क्या समझे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन से, कि कोई भी कंपाउंड हमेशा कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, हमेशा हर हाल में वो सेम प्रोपोर्शन लेकर के ही रहेगा। चाहे वो कुछ भी ले लो, आप अमोनिया ले लो, दुनिया कुछ भी ले लो, सेम प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए पढ़िए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन, जॉन डाल्टन साहब इसको दिए थे, कब दिए थे, 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या बोलता है, यदि दो एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर कोई दो ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, हेलो आप उतार रहे, अभी बाद में लिखिएगा, समझिए पहले। YouTube भी खोल के लिख सकते हैं ना, सब तो डाल लेंगे, YouTube में ही जाएगा सब ना, क्यों परेशान है इतना लिखने की, समझिए, फिर समझाया कौन, तो YouTube में सब समझ लेंगे। If two elements can combine, यदि दो एलिमेंट, देखिए हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक बार कंपाउंड बना रहा है H2O, एक बार कंपाउंड बना रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया। The masses of one element that combine with fixed mass of the other element, वो एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास वाले से, देखिए किसका मास फिक्स है, 16 32 2 2, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। समझिए पहले, फिर से समझिए, ठीक है, एकदम आराम से समझिए फिर से। If two elements can combine to form more than one compound, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, यहाँ तक ठीक है, हमको लगता है यहाँ तक ठीक होना चाहिए, क्या जी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर भी बना रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई दिक्कत, अच्छा। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उस एलिमेंट की मास की बात हो रही है, दैट कंबाइन विद a fixed mass of the other element, ऑक्सीजन की मास की बात हो रही है, मतलब बात हो रही है यहाँ पे 16 ग्राम और बात हो रही है, जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, फिक्स मास वाले के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यह जो है ऑक्सीजन वाला मास, जिसका मास अलग अलग है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, जो कि रेशियो आपका स्मॉल होल नंबर होना चाहिए, 16 एकम 16 16 दूनी 32, स्मॉल होल नंबर रेशियो में है, नहीं है तो ठीक है। एक बार फिर से समझिए,
एक बार फिर से, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, याद कोई दिक्कत नहीं है, तो द masses of one element that combined with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. कौन रेशियो में होगा स्मॉल होल नंबर के? जिसका मास अलग अलग है, जो फिक्स मास वाले से कंबाइन करेगा, ठीक है। इसका रेशियो नहीं निकाल देंगे, इसका रेशियो निकाल, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, देखिए आगे हम लोग का Gay-Lussac's law of gaseous volume, ठीक है। This law was given by Gay-Lussac in 1808, 1808 ईस्वी में, बाबू लिखिए नहीं अभी, समझिए पहले। This law was given by Gay-Lussac in 1808, 1808 में Gay-Lussac के द्वारा यह नियम दिया गया है, साइंटिस्ट का नाम है। He observed that, उन्होंने देखा, क्या देखा? When gases combine or are produced in a chemical reaction, जब कोई भी गैस या तो कंबाइन होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, या फिर उसका प्रोडक्शन हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, तो वो कॉम्बिनेशन करेंगे एक सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम प्रोवाइड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। कंडीशन क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर गैस का सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेगा? सिंपल रेशियो देगा। कौन देगा? जो कंबाइन करने वाला है। जैसे आप मान लीजिए 100 ml हाइड्रोजन ले रहे हैं, जो कि 50 ml ऑक्सीजन के साथ में जाके कंबाइन कर रहा है, तो 100 ml वाटर वेपर बन रहा है। 100 ml हाइड्रोजन है, 50 ऑक्सीजन है, 100 ml वाटर वेपर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो देख रहे हैं 100 और 50 दोनों को देख के रेशियो, तो 2:2 बनाया रेशियो, ठीक है। यहाँ पर बात ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा कि दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा। कोई दिक्कत किसी को? उतारिए। अच्छा, इस पे एक चीज और होता है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो वो केस मेरा बनता है लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। जब पढ़ाएंगे आगे लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें उसको कराएंगे, अभी उसको छोड़ दे रहे हैं। एक ही बात में सब कंफ्यूज कर जाओगे, बहुत पूरे होगे, ठीक है। फिर इसी ये काम को आगे बढ़ाएंगे आपके एवोगाड्रो साहब, सेम चीज को आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में 1811 में। 3 साल बाद उसको पढ़ेंगे, मतलब अभी ही पढ़ेंगे, 3 साल बाद वो काम किया 1811 में, ठीक है। चलिए देखिए, अगला आपका नियम है, पांचवा और आखिरी नियम, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। एनसीईआरटी पे नहीं है, एक और एक्स्ट्रा, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसके बाद हम बता देंगे खुद से, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है? 1811 में बताए थे, 3 साल के बाद, ठीक है। 1808 के बाद 3 साल बाद एवोगाड्रो साहब काम किया, और ये काम करके निकाल दिया 3 साल में कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है कि जो भी गैस है, अगर उसका सेम टेम्परेचर प्रेशर है, तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक गैस है, मान लेते हैं 100 ml है आपका हाइड्रोजन गैस, इसमें अगर मान लीजिए आपका कितना है, 405 का कुछ, मान लो x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? x मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 100 ml यदि हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस का, तो उसमें भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे। शर्त क्या है? दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। फिर आप 100 ml ले लो किसी और चीज का, ऑक्सीजन गैस का ले लो, ठीक है, तो इसमें भी x मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, देखिए इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम है 100 ml 100 ml 100 ml है, ऑल गैसेस, सब गैस, ठीक है। सेम टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने यहाँ भी हैं, उतनी यहाँ भी है। कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए। अच्छा, एक चीज और, यदि यहाँ पे 400 ml हो जाएगा गैस, तब मान लीजिए अब ऑक्सीजन हो गया 400 ml, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे?
4x। सिंपल सा फंडा है। 25 से हो जाएगा तो 1/4x। शाबाश, बहुत अच्छे। x/4 मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सा फंडा है। 100 तो 100, 200 तो 2x, 300 तो 3x, 400 तो 4x, 50 तो आधा x, 25 तो 1/4x। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उतारिए। इसके बाद लास्ट करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। देखिए, लॉ ऑफ फैन ऑफ कर दे रहे, आवाज दी जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? When two elements combine separately with a third element, जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है थर्ड एलिमेंट के साथ में, समझिए, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है किस में? अभी हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वहां पे दो एलिमेंट ही देखे थे। लेकिन जब तीन एलिमेंट की बात होगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। को बात नहीं कीजिए, बार बार बोल रही। ठीक है, पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई कीजिए। When two elements combine separately with a third element, जब कोई दो एलिमेंट है वो किसी थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहा है। एक ले लिए कार्बन सल्फर, दो एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन इसी साथ में कंबाइन कर रहा है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मासेस, मास का रेशियो भैया, तो देखते पहले मास बताते हैं। कार्बन का ये कंबाइन करके बनाएगा CH2, ये कंबाइन करके बनाएगा CO2, ये कंबाइन करके बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का 12, सल्फर का 32 गुना 64 हो गया। CH2 है ना, दो है ना। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुना। ठीक है, आगे। Then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number to the ratio of masses in which they themselves combine. ठीक है, अब ये बोल रहा है in which they themselves combine, ये खुद में जैसे कंबाइन कर रहा है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो कार्बन, देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? और खुद में देमसेल्फ, खुद में क्या कंबाइन किया है? C और S मिल करके CH2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? एकदम आराम से समझिए पहले। ठीक है, जितना पूछना होगा, जो पूछना होगा बाद में, पहले समझिए। ठीक है, फिर हम सब आपको उम्मीद करते हैं कि बताने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछे तो बाद में पूछेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, इधर सल्फर और ऑक्सीजन, ये सेपरेट सेपरेट कंबाइन किया। तो यहाँ पे से कार्बन और सल्फर, देखिए इसका रेशियो दोनों बराबर 32-32। कार्बन यहाँ से 12, सल्फर यहाँ से, कोई दिक्कत? रेशियो निकाल रहे कार्बन और सल्फर का। 2 6 12, 2 16 32, 2 3 6, 2 8 16, कितना आ गया? 3 रेशियो। अब इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, इनका कार्बन और सल्फर कितना है? 12 और 64, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 1 4, 2 6 24, 4 6 24, 3 2 16, इतनी आएगा, इतनी आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? Then the ratio of masses in which they so bears small ratio, किसका स्मॉल रेशियो हो रहा है जी?
कौन स्मॉल रेशियो में आ रहा है? देखिए ध्यान से, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number. इनका रेशियो 3:8 बटा 3:16, 3/8 गुना 16 बटा 3, 8 1 8, 8 गुना 16, 2/1 बराबर 2:1 आ गया सिंपल रेशियो में। किसका किसका किए हैं? पहले जो सेपरेट हो रहा है उसका निकाल लिए रेशियो भैया, तो मेरा आ गया 3:8, और जो देमसेल्फ वाला है उनका निकाल लिए 3:16। दोनों का जब निकाल दे करके देख लिए तो दोनों का रेशियो निकाले, इसका रेशियो इससे किए 3:8 बटा 3:16 निकाले तो मेरा आया 2:1। किसी को समझने में कोई दिक्कत तो पूछिए, बताइए जल्दी। यहाँ तक मेरा सारा जितना भी था ना कॉम्बिनेशन वाला जिससे मेरा कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो सारा का सारा हम आपको समझा दिए हैं। न्यूमेरिकल्स घर में बनाइएगा, जहाँ नहीं बनेगा पूछिएगा।